आज हम मॉडर्न फिजिक्स एंड एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल एंड डिफ़िकल्टीज विद क्लासिकल मैकेनिक्स। जब हम किसी लाइट को एज अ पार्टिकल के फॉर्म में देखते हैं तब हम उसके मोशन को और उसके इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न के बीच में फ़र्क नहीं कर पाते हैं, यानी कि लाइट एक वेव है या फिर एक पार्टिकल है उसे नहीं बता पाता है। 19th सेंचुरी में ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री के रूप में देखा जाता था। जब हम किसी भी यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट में, यानी कि जब हम किसी 1 और 2 स्लिट लेकर उसमें से लाइट के फोटॉन्स को पास करते हैं तब हमें एक डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। जो डिफ्रैक्शन पैटर्न कुछ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव पैटर्न में मिलता है, यानी कि ये पार्ट डिस्ट्रक्टिव और इस पार्ट को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो ये एक वेव के नेचर को स्लो करता है और जब हम उसे एक एज अ पार्टिकल के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं या लाइक एक बुलेट के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरह से होता है। यानी कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन गन में डिटेक्टर फाइंड करा देते हैं, यानी कि डिटेक्टर को लगा देते हैं जो एक एक इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करेगा, तो वो हमें डिफ्रैक्शन की जगह इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाता है, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जब हम किसी भी लाइट को एज अ इंटरफेरेंस, यानी कि एज अ वेव कैरेक्टर और एज अ पार्टिकल कैरेक्टर दोनों में देखते हैं तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न बन जाता है कि वो वेव है या पार्टिकल, और क्लासिकल मैकेनिक्स उसे सॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि जब हम किसी भी पार्टिकल की इंटेंसिटी और नंबर ऑफ एटम्स पर जाते हैं तो वो हमें कुछ अलग ही रिजल्ट दिखाता है। यानी कि हमने जितने नंबर ऑफ लाइट फोटॉन्स पास किए थे वो नंबर ऑफ लाइट फोटॉन्स हमें नहीं मिल रहे हैं, ऐसा कुछ। जब हम किसी लाइट को डिम कर देते हैं, यानी कि उस लाइट में हम उसे इतना एनर्जी का कम फ्लो देते हैं तो वो एज अ पार्टिकल के फॉर्म में हमें मिलनी चाहिए, यानी कि एज अ इलेक्ट्रॉन गन के फॉर्म में मिलनी चाहिए। पर जब उसकी इंटेंसिटी बढ़ने लगती है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल जब बढ़ जाते हो तो वो धीरे धीरे डिफ्रैक्शन पैटर्न की तरफ आ जाती है, जो हमें डिम लाइट एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता चलता है। इस तरह से हम लाइट के एज अ वेव एंड एज अ पार्टिकल कैरेक्टर के बारे में जब हम जानते ही नहीं थे कि वो क्या था, तो एक हाइजेनबर्ग सर्टेनिटी आती है जो कहती है कि हम किसी भी पार्टिकल के पोजीशन और मोमेंटम के बारे में एक साथ नहीं जान पाते, तो ऐसा क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत होती है और क्लासिकल मैकेनिक्स वहाँ पर वैनिश हो जाता है। यानी कि इतने छोटे पार्टिकल के फॉर्म में हम किसी भी लाइट को एज अ वेव और एज अ पार्टिकल कैरेक्टर में डिफाइन नहीं कर पाते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे स्टार्टिंग और इम्पोर्टेंट फेज में हम थर्मल रेडिएशन, यानी कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी में से निकलने वाले रेडिएशन की बात करते हैं। तब हम कहते हैं कि कोई भी टेम्परेचर हो 0 केल्विन के सिवाय वो रेडिएट करता है कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, जो वेवलेंथ वेरी करती है वो सरफेस टेम्परेचर एंड सरफेस के टाइप पर डिपेंड करता है। यानी कि रेडिएशन एनर्जी, एमिसिविटी और स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टेम्परेचर के 4th पावर की इक्वल होती है। जो एमिसिविटी हमें एब्जॉर्प्शन रेडिएशन एनर्जी और इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी के बारे में बताता है। यानी कि एब्जॉर्प्शन रेडिएशन एनर्जी अपन में इंसिडेंट रेडिएशन एनर्जी करेंगे तो आपको एमिसिविटी यानी कि A=E मिल जाता है, जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी में देखा जाता है। यानी कि W=σT⁴ हो जाता है, जहाँ पर E=1 हो जाता है। जो ब्लैक बॉडी होती है उसके कुछ फॉर्म होते हैं, यानी कि कुछ ऐसा
होता है जो ब्लैक बॉडी और नॉर्मल बॉडी को डिफरेंट करता है, यानी कि ब्लैक बॉडी हर एक एब्जॉर्प्शन को ले लेती है, यानी कि कोई एक ब्लैक मटेरियल जो हर एक लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और एक वाइट मटेरियल की तरह जो लाइट के हर एक फॉर्म को, यानी कि हर एक लाइट के कलर को एमिट कर देता है, वो ब्लैक बॉडी होती है। ब्लैक बॉडी के कुछ फॉर्म होते हैं, यानी कि द फ्रीक्वेंसी जो होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का है वो कंटिन्यूअस होते, वो अलग अलग नहीं होती। फ्रीक्वेंसी किसी ए टू बी के फॉर्म में न होकर एक कंटिन्यूअस फॉर्म होती है, जो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन एनर्जी को करस्पॉन्ड करती है। वो रेडिएशन एनर्जी डेंसिटी के डिपेंड्स में होते, यानी कि फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर रेडिएशन एनर्जी के डिपेंड्स में होते, जो हमें स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बताता है। इस ब्लैक बॉडी को हम रेले जीन्स के फॉर्मूला से क्लासिकल मैकेनिक्स में डिफाइन करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जो हमारी रेडिएशन एनर्जी होती है डेंसिटी की, वो स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एनर्जी डेंसिटी फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डिपेंडेंस में होती है, यानी कि यू म्यू इज इक्वल्स टू के। म्यू स्क्वायर होता है जो कि कांस्टेंट है, और म्यू हमारी फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। इस रेडिएशन में जब हम ब्रेग्स लॉ को अप्लाई करते हैं, यानी कि एन लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा में थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पुट करते हैं, तो एन लैम्बडा मैक्सिमम 2l यानी कि 2d या l कहे वो होता है, जिसमें हम लैम्बडा इज इक्वल्स टू c बाय म्यू पुट कर दे, तो हमें ये फॉर्म यानी कि एन सी इज इक्वल्स टू 2l म्यू के बराबर होता है। इसमें हम एक कैविटी के बारे में जानते हैं, जहाँ पर कोई भी एक बॉक्स होता है जिसमें एक छेद पर, यानी कि एक जगह से लाइट एंटर कर सकती है, पर उस लाइट को कहीं पर भी बाहर जाने का पाथ नहीं मिलता है, और वो धीरे धीरे हर एक अथरामण के बाद स्लो होती जाती है, यानी कि वो एब्जॉर्ब होती जाती है। तो जब हम नंबर ऑफ किसी भी वेवलेंथ में उसे टकराए, तो नंबर ऑफ इन्फिनिटी होने पर उसकी फ्रीक्वेंसी हमें ज़ीरो मिलनी चाहिए, पर जब हम नंबर ऑफ टकरामण को हम किसी भी कांस्टेंट यानी c से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों इक्वालिटी के लिए हमें म्यू को इन्फिनिटी करना पड़ता है, जबकि हम प्रैक्टिकल में म्यू को ज़ीरो फाइंड करते हैं, यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स ब्लैक बॉडी को समझा नहीं सकता है। इसलिए हम किसी और फॉर्म में यानी क्वांटम मैकेनिक्स में जानते हैं, जहाँ पर हम प्लैंक्स के एनर्जी को फॉर्म करते हैं, जहाँ पर प्लैंक्स एनर्जी लॉ कहता है कि एनर्जी जो होती है एच म्यू के फॉर्म में मिलती है, यानी कि कोई भी एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, वो जो एनर्जी एमिट करती है वो एच म्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी एंड प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वालिटी में होती है, जो हर एक एनर्जी को क्वांटा कहती है। इस E इज इक्वल्स टू एच म्यू के फॉर्म में H इज इक्वल्स टू 6.62 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड होता है। जहाँ पर हम कैविटी की बात करें, तो उस कैविटी में प्लैंक्स लॉ एक डिफाइन करता है एनर्जी को, और उस एनर्जी के फर्स्ट टर्म में यू म्यू यानी कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन इनटू डी म्यू, ई वो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू डी म्यू एनर्जी ऑफ एवरेज एनर्जी एंड वॉल्यूम के वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जहाँ पर हम जब एन म्यू डी म्यू और एनर्जी को यानी कि एवरेज एनर्जी को फाइंड करते हैं, तो हमें एक फॉर्म मिलता है, जिस फॉर्म को प्लैंक्स फॉर्मूला कहते हैं ब्लैक बॉडी के लिए, यानी कि प्लैंक्स फॉर्मूला फॉर ब्लैक बॉडी यू म्यू इज़ 8 पाई म्यू स्क्वायर बाई c³
एच म्यू बाई ई रेस टू एच म्यू बाई के टी माइनस 1 होता है। जिस फॉर्म में हम u इज इक्वल्स टू सी बाई म्यू लगा दे तो u म्यू इज इक्वल्स टू 8 पाई एच सी बाई लैम्बडा रेस टू 5 1 अपॉन एच सी बाई के टी माइनस 1 हो जाता है। हम जब प्रैक्टिकल के बात करते हैं तो ये जो डॉटेड लाइन है वो हमें प्रैक्टिकल के फॉर्म को दिखाती है जो प्लैंक्स के फॉर्म के नियर अबाउट है, यानी कि प्लैंक्स का जो रेडिएशन लॉ है और जो हमें प्रैक्टिकली दिखाई देता है वो इक्वल है, जबकि रेले जीन्स लॉ यहाँ पर कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करता है। हमें रेले जीन्स लॉ से जो प्लैंक्स का लॉ मिलता है, यानी कि प्लैंक्स में h टेंस टू 0 और ई म्यू को के टी के समान दिखा दे, यानी कि एच म्यू बाई के टी को हम 1 से कम दिखा दे तो वो फॉर्म ई रेस टू एच म्यू बाई के टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस एच म्यू बाई के टी प्लस एच बाई के टी म्यू स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एच बाई के टी म्यू स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल और इन्फिनिटी टर्म्स तक मिलता है, जहाँ पर हम इसे u म्यू इज इक्वल्स टू 8 पाई म्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब एच म्यू अपन 1 प्लस एच म्यू बाई के टी माइनस 1 होता है, जो हमें इस फॉर्म से मिलता है। पर यहाँ पर -1 की भूल हो गई है, सो आप उसे देख लीजिएगा। एच म्यू बाई के टी 1 से कम होता है, जिससे हमें u म्यू इज इक्वल्स टू एच पाई म्यू स्क्वायर बाई सी क्यूब इंटू के टी के फॉर्म में मिलता है, जो u म्यू इज इक्वल प्रोपोर्शनल टू म्यू स्क्वायर यानी कि रेले जीन्स लॉ के अनुसार मिलता है। और जब हम वीन्स लॉ की बात करते हैं प्लैंक्स लॉ के लिए, तो वो बस फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ के फॉर्म में डिनोट करता है। जब हम वीन्स के डिस्प्लेसमेंट लॉ यानी कि डी म्यू लैम्बडा अपॉन डी लैम्बडा की बात करते हैं तो वो 0 यानी कि जो लैम्बडा मैक्सिमम होता है वो टी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो हम पहले देख चुके हैं यानी थर्मल रेडिएशन लॉ, वो हम प्लैंक्स के रेडिएशन लॉ से डिफाइंड कर सकते हैं, जो u प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू 4 होता है। जब हम इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करते हैं तो कॉम्पटन इफेक्ट यानी एक्सरे स्कैटरिंग की बात आनी ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरे स्कैटरिंग में हमें जब एक्सरे स्कैटर्ड होता है तो उसकी वेवलेंथ ज़्यादा मिलती है इंसिडेंट से, यानी कि जो लैम्बडा स्कैटर्ड है वो ज़्यादा होता है लैम्बडा इंसिडेंट से। वो हमें प्लैंक्स के फॉर्म से मिलता है, यानी कि प्लैंक्स का एक और यूज़ हो गया कि प्लैंक्स के फॉर्म से हमें कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में भी जानकारी मिल जाती है। जब हम लैम्बडा की बात करते हैं तो E इज इक्वल्स टू एच म्यू यानी कि एच सी बाई लैम्बडा होता है, यानी कि E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्बडा के, यानी कि जो लैम्बडा स्कैटर्ड ज़्यादा है लैम्बडा इंसिडेंट से, तो एनर्जी जो स्कैटर्ड है वो कम होगी एनर्जी इंसिडेंट से, जो कि एक अच्छी बात है। यानी कि कोई भी चीज़ किसी से टकराएगी तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी इंसिडेंट से, जो एक नॉर्मल यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों में हम उसे प्रूफ आसानी से कर सकते हैं, जिससे हमें एक कंक्लूजन मिलता है कि जो डेल्टा लैम्बडा होता है वो 0 से ज़्यादा होता है, यानी कि लैम्बडा डेस माइनस लैम्बडा जो 0 से ज़्यादा होता है। कॉम्पटन इफेक्ट के डेरिवेशन में हमें एक बात इलेक्ट्रॉन के टारगेट पर मिलती है, यानी कि इंसिडेंट रे को जब हम इलेक्ट्रॉन या किसी पार्टिकल पर टारगेट करते हैं जिसकी एनर्जी यानी कि जिसकी वेलोसिटी 0 हो, उस पर टारगेट करने पर स्कैटर्ड एक्सरे और रिकॉइल इलेक्ट्रॉन जो टारगेट से हो स्कैटर्ड हुआ है उसके बारे में पता चलता है, जहाँ पर हम एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन को लगाए तो हमें ये फॉर्मूला मिलेगा जो हमें कॉम्पटन इफेक्ट के द्वारा मिलता है, जो फॉर्मूला है लैम्बडा माइनस लैम्बडा नॉट इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कोस थीटा, जहाँ पर लैम्बडा स्कैटर्ड
वेवलेंथ है, लैम्ब्डा नॉट इंसिडेंट वेवलेंथ है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एम नॉट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी लाइट की स्पीड जो वैक्यूम में है, और थीटा जो हमें स्कैटरिंग एंगल मिलता है, यानी कि हमारा ये वाला एंगल जो एक्स के स्कैटरिंग में मिलता है, नॉट इलेक्ट्रॉन के स्कैटरिंग में। सो हमें इस बात का ध्यान रखना है। जब हम इसी लैम्ब्डा को c बाई म्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो हमें उसी कॉम्पटन का म्यू फॉर्म मिलता है, जो म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन में 1 प्लस एच म्यू नोट बाय एम नोट सी स्क्वायर बाय माइनस कोस थीटा के इक्वल होता है। अब हम जब प्लैंक्स के लॉ की बात करते हैं, यानी कि प्लैंक्स में E इज इक्वल्स टू एच म्यू के फॉर्म की और यूजेज की बात करते हैं, तब हमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में भी जानकारी मिलती है, क्योंकि एटॉमिक स्पेक्ट्रम में जो हम फर्स्ट से देखते आ रहे हैं, यानी कि फर्स्ट जब हम राइजिंग पुडिंग के बारे में बात करते हैं और रुथरफोर्ड के फॉर्म के बारे में बात करते हैं, तब हमें एटॉमिक के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, यानी कि एटॉम में हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस को फॉर्म में न देखते हुए उसे एक फॉर्म ऑफ स्फीयर के रूप में देखते हैं, जब तक हम इस फिनोमेना के, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स के फिनोमेना के बारे में नहीं जानते होते। उसके बारे में बोहर एटॉमिक मॉडल और सोमरफेल्ड मॉडल के बारे में भी जानकारी मिलते हैं। रुथरफोर्ड के फॉर्म में हम किसी भी एक स्लिट में, यानी कि किसी एक लाइक सोने यानी कि गोल्ड के फॉइल पे हम अल्फ़ा पार्टिकल को उस पर टकराते हैं, तो अब हमें ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स बाहर की तरफ स्कैटर्ड होते हुए मिलते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो 180 डिग्री से ज़्यादा एंगल पे स्कैटर्ड होते हैं, यानी कि हमें ये पता चलता है कि कोई एक, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है जो एक सेंटर ऑफ मास के फॉर्म में बना हुआ है, ना कि सभी जगह फैला हुआ। उससे हम बोहर एटॉमिक मॉडल की तरफ आते हैं, जहाँ पर हमें एंगुलर मोमेंटम के बारे में पता चलता है, जो एंगुलर मोमेंटम एन एच बाई 2 पाई, यानी कि एन एच क्रॉस के फॉर्म में होता है, जहाँ पर एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और जो हमारा प्लैंक्स लॉ, यानी कि ई इज इक्वल्स टू एच म्यू में ई आई यानी कि इनिशियल एनर्जी और ई एफ यानी कि फाइनल एनर्जी, जो एच म्यू के फॉर्म में दर्शाई जाती है। जब हम इसी एटॉम के स्टेबिलिटी, जनरल फीचर ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात करते हैं, तो हमें बोहर मॉडल बहुत काम में आता है, जो हाइड्रोजन के वर्णपट, यानी कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में तो अच्छे से नहीं बता पाता, पर हमें उसका अंदाज़ा दे देता है। उस मॉडल में एक बात थी कि वो सर्कुलर ऑर्बिट की बात करते हैं और स्पेक्ट्रल एनर्जी के इंटेंसिटी की बात करते हैं, जो जिसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ इस फॉर्म में नहीं दिख पाता। तो हम बोहर के स्पिनिंग या ऑर्बिटल मोशन से बाहर आकर हम एक ऐसा फॉर्म देखते हैं जहाँ पर सेंटर ऑफ मास से न्यूक्लियस किसी रेडियस पे होता है, यानी कि Rn रेडियस पे होता है, और वो भी इसके फॉर्म में सर्कुलर ऑर्बिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन की तरह, पर इसकी रेडियस बहुत कम होती है। तो उससे हमें रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, जो रेडियस ऑफ टोटल यानी कि Re प्लस Rn के फॉर्म में होता है। वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूक्लियस एंड मास प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह होता है, जिससे हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, यानी कि जो हमारे ये पूरा सिस्टम है उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता चलता है, जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ म्यू यानी कि m अपॉन में m प्लस 1 VCm का होल स्क्वायर बाई 2 के फॉर्म में होता है। पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर
जो ई पी होती है वो -e²/4πε0 के फॉर्म में होती है, जहाँ पर टोटल एनर्जी E इज इक्वल्स टू -1/8πε0e² के फॉर्म में होती है। यहाँ पर सभी जगह जो माइनस की साइंस दिखाई जा रही है वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के इंट्रैक्शन और कह सके कि उनके एक फॉर्म ऑफ इंट्रैक्शन के बारे में पता चलता है। यानी कि जब हम प्लस और माइनस चार्ज को लेते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को इंट्रैक्ट करते हैं। जब हम इसी फॉर्म को रेडियस के बाद उस रेडियस से जो हम उसकी एनर्जी निकालते हैं तो वो एनर्जी कुछ इस प्रकार की होती है, और जो उसमें हम प्लैंक्स लॉ को लगा दे तो वो इस प्रकार से हो जाती है, जहाँ पर 1/λ वो z² r 1/ni² - 1/nf² के बराबर होती है, जहाँ पर ni वो इनिशियल फेज होता है इलेक्ट्रॉन का, जहाँ पर वो पहले से है, वो nf जहाँ फाइनल फेज जहाँ पर वो अभी है, और z² यानी कि उसका एटॉमिक मास नंबर, r यानी कि रेडबर्ग कांस्टेंट, और 1/λ यानी कि वेवलेंथ के फॉर्म में है, जहाँ पर जो ऊपर में म्यू है यानी कि यहाँ पर वो मास को यानी रिड्यूस मास को दर्शाता है, जिससे हमें एक बात पता चलती है कि रेडबर्ग कांस्टेंट कोई कांस्टेंट नहीं है, वो रिड्यूस मास पर डिपेंड करता है। जो रिड्यूस मास का फॉर्म r इज इक्वल्स टू r इन्फिनिटी 1 + m/mn होता है, जहाँ पर m यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे हम इस टर्म को निग्लेक्ट कर सकते हैं यानी कि ज़ीरो कर सकते हैं। तब हम लेते हैं कि रेडबर्ग कांस्टेंट r इन्फिनिटी यानी कि जो वैल्यू हमें मिलती है इस रेडबर्ग कांस्टेंट से उसके इक्वल हो जाती है। इस प्रकार हम जब एटॉमिक एक्साइटेशन यानी कि एटॉम जब Ni से Nf के फॉर्म में जाता है यानी कि वो एक्साइट होता है तो उसके बारे में बात करते हैं। जब कोई एटम एक ट्रांजिशन फॉर्म करता है यानी किसी एक Ni स्टेज से Nf स्टेज पर एक्साइट होता है तो वो किसी एक एनर्जी यानी कि E इज इक्वल्स टू h म्यू के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, जो प्लैंक्स का लॉ है। उस एनर्जी से वो कुछ क्राइटेरिया को डिपेंड करता है, जिसमें क्रिटिकल पोटेंशियल एक मेन फॉर्म है, जहाँ पर हम मिनिमम रिक्वायरमेंट एनर्जी होती है जो एक्साइटमेंट यानी कि NF स्टेज में जाने के लिए वो एनर्जी ग्राउंड स्टेज से एक्साइट स्टेज के लिए हायर एनर्जी स्टेट में हो, वो क्रिटिकल पोटेंशियल होते हैं। वो क्रिटिकल पोटेंशियल यानी कि वो पोटेंशियल जो एनर्जी के फॉर्म में जाता है वो क्रिटिकल पोटेंशियल कहलाता है। जो क्रिटिकल पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए फ्रैंक एंड हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया था, यानी कि उनका एम था टू मेजर द क्रिटिकल पोटेंशियल ऑफ गिवन गैस, कि कोई भी गैस के लिए क्रिटिकल पोटेंशियल को फाइंड करना, जहाँ पर वो इस एक्सपेरिमेंट को बनाते हैं, यानी कि 1, 2 और 3 वोल्टेज को लेते हैं, एक रेजिस्टर, एक फिलामेंट, ग्रिड, प्लेट, एमीटर और वोल्टमीटर को। यहाँ पर इसमें कोई गैस भरा होता है। जब हम वोल्टेज देते हैं B1 और B2 से, तो इस फिलामेंट में से कोई इलेक्ट्रॉन या फिर कोई एक
फोटोन एक्साइट होकर बाहर निकलता है जो इस ग्रिड से पास होकर प्लेट पे पहुंचता है, यानी कि एक सर्किट कंप्लीट करता है। उस सर्किट में इस प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज रखा जाता है यहाँ से और यहाँ से, और इसे नेगेटिवली चार्ज करा जाता है यहाँ से और यहाँ से, और हमें उसकी एमीटर से करंट और वोल्ट मीटर से उसका वोल्टेज फाइंड करते हैं, जिससे कि हमें उसका क्रिटिकल पोटेंशियल मिल सके। और उस क्रिटिकल पोटेंशियल में हम जब फर्स्ट मिनिमम रखते हैं आई को, तो वोल्टेज 10.2, सेकेंड में 12.09 और थर्ड में 12.11 एंड सो ऑन मिल जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हम उसे ढूंढ सकते हैं, जिससे कि लाइमन, बामर, पासवन जैसी सीरीज़ का जन्म होता है। जो लाइमन फर्स्ट सीरीज़ है रेजोनेंस पोटेंशियल की, बामर है सेकंड, थर्ड है पासवन। ऐसा हम अलग अलग सीरीज़ यानी n इज इक्वल्स टू 1 2 2, n इज इक्वल्स टू 1 2 2 3, 3 2 4 और 3 2 5 में भी जा सकते हैं, जो अलग अलग सीरीज़ के द्वारा पता चलता है। और इसी एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि कोई भी जो एक्साइट होता है एटम, यानी कि हाइड्रोजन वर्णपट जो होता है, उसमें हमें क्यू स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती है उसी वोल्टेज या उसी फ्रीक्वेंसी के। इसके बाद जब हम सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल यानी कि बोहर से कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसकी सर्कुलर ऑर्बिट को फॉलो अप करने की कोशिश करते हैं और उस सर्कुलर ऑर्बिट को इलिप्टिकल ऑर्बिट में फॉर्म करते हैं, यानी कि उस रेडियस को चेंज करते हैं, तो हमें सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल मिलता है। इस सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल में हमें क्वांटाइजेशन कंडीशन का फॉलो करना पड़ता है, जिसमें एंगुलर मोमेंटम मेनली होता है। वो एंगुलर मोमेंटम PIDI का इंटीग्रेशन जो होल सरफेस पे होता है वो NIH के इक्वल्स टू में होता है, जो हम सोमरफील्ड मॉडल से जान सकेंगे। सोमरफील्ड मॉडल में हम मेनली N5 और NR पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जहाँ पर N इज इक्वल्स टू NI प्लस N5 होता है। यहाँ पर हम सोमरफील्ड मॉडल में PR को डिफाइन करते हैं, जो MV इज इक्वल्स टू MdR/dt, और P5 वो P5 के बराबर होता है, यानी कि एंगुलर एजिमुथल क्वांटम नंबर जो होता है वो RP5 के बराबर होता है, जो हमें mR²d5/dt के फॉर्म में मिलता है। यहाँ पर V लीनियर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इस फिल्म में P5 इज इक्वल्स टू H क्रॉस N5 मिलता है, और इसके द्वारा हम जान सकते हैं कि 1 - e² की हाफ पावर वो N5 अपन में NR प्लस N5 है, और उसी यानी कि 1 - e²/1 हाफ हमें B/A भी मिलता है, यानी कि A एंड B आर सेमी मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स रिप्रेजेंटिवली। B/A इज इक्वल्स टू N5 अपन में NR प्लस N5, यानी कि N5/N यानी कि N इज इक्वल्स टू N5/NR इज इक्वल्स टू B/A मिलता है। पर उसमें हमें एक प्रॉब्लम मिलती है कि जब हम N को या फिर N5 को ज़ीरो कर देते हैं, तो यहाँ पर एक ज़ीरो, यानी कि जब हम N5 को ज़ीरो कर दे तो B को ज़ीरो होना पड़ता है। पर कोई भी एक्सिस यानी कि एक फॉर्म ऑफ रेडियस ज़ीरो नहीं हो सकती है किसी एटम में, यानी कि वो एटम किसी में मर्ज नहीं करा हो सकता है। वो एक सोमरफील्ड की डिफ़िकल्टी थी जो हमें पता नहीं चल रही थी। इस सोमरफील्ड जो मॉडल फेल हो गया उसमें हम HFS के बारे में बात करते हैं, जो डीजनरेसी होते हैं, यानी कि अब जब हम किसी भी रेडियस को बहुत अच्छे से फॉलो अप करते हैं और उसे जानने की कोशिश करते हैं,
तब हमें एनर्जी के बारे में ज़्यादा पता नहीं चलता है। इस डिजनरेसी को हटाने के लिए समरफील्ड ने बहुत ट्राई किया और उसमें उसने बोहर रेडियस को इंट्रोड्यूस करवाया। इस बोहर रेडियस के ज़रिए हमें डिफरेंट एनर्जी लेवल्स विद सेम एनर्जी वैल्यू की डिजनरेसी को हटाकर हम उसे अलग अलग कर पाए। और इस एनर्जी में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्म को देखते हैं जहाँ पर K/N=B/A होता है, जो हमें फॉर्म मिलता है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑर्बिट को यानी कि 1s 2s 2p को हम इसमें पुट करें तो हम उसका शेप यानी कि वो किस शेप में है, इलिप्टिकल में है, सर्कुलर में, उसे फाइंड कर पाते हैं। इलिप्टिकल, ये सर्कुलर, ये इलिप्टिकल फॉर्म है यानी कि 1s 2s 2p 3s 3p 3d ऐसे फॉर्म में हम उसे जान पाते हैं, जहाँ पर K1 K2 और K3 को रखने पर आप इस अलग अलग फॉर्म को जान पाएंगे। इस फॉर्म में यानी कि सोमरफील्ड मॉडल में जो हम इनकी अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में फॉर्म करते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा टाइप की मिलती है। इन सभी टाइप की फॉर्म्स में कुछ कुछ ऐसी होती है जो डिजनरेसी के कारण निकाल दिए जाते हैं, यानी कि K1 से 1 में आप नहीं आ सकते, K1 से 1, K2 से 2, K3 से 2 या ऐसी अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस में आप जैसे नहीं जान सकते, यानी कि K1 से 1 में आपको जाना बहुत मुश्किल पड़ सकता है और वो एनर्जी उस फॉर्म में रिक्वायर नहीं होते हैं, यानी कि जो एक्साइट हो रहा है कोई एटम यहाँ से तो वो 1 से 2 में ही जाएगा, 1 से 1 में नहीं जाएगा। इसमें हम जो लिमिटेशंस देखते हैं वो लिमिटेशंस है कि जब हम K को 0 कर देते हैं तो B 0 हो जाता है, पर रियलिटी में B 0 नहीं हो सकता, जो एक एजिमुथल क्वांटम नंबर K की एक फॉर्म ऑफ लिमिटेशन है, जहाँ पर K=L-1, L=0 1 2 to n-1 होता है, जो सोमरफील्ड यानी विल्सन सोमरफील्ड मॉडल की लिमिटेशंस है। इसी तरह बोहर और विल्सन सोमरफील्ड मॉडल में एंगुलर मोमेंटम को अलग अलग फॉर्म में, यानी कि सोमरफील्ड के मॉडल में हम एंगुलर मोमेंटम LH क्रॉस को फॉर्म करते हैं, जहाँ पर हम बोहर में उसे L=h/2 के फॉर्म में देखते हैं, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स उस फॉर्म को √L+1/h क्रॉस के फॉर्म में यानी कि प्रैक्टिकली इस फॉर्म में देखा जाता है। एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन बॉक्स एंड एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन टाइम ऑफ हार्मोनिक ऑक्सीलेशन के बारे में बात करें तो वो फॉर्म यानी कि एक पार्टिकल को जब आप किसी बॉक्स में यानी कि रिजिड बॉल में लगा दोगे तो उसका मोमेंटम P ऑफ x इज NH/2L होगा, जहाँ पर एनर्जी हमें इस प्रकार मिलेगी, यानी x=L की लेंथ में +px और -px के बीच में कहीं पर भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। यहीं पर जो हम सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशंस की बात करें तो यहीं पर हमें P ऑफ x कुछ इस प्रकार मिलता है, जो m(a⍵ cos ω_t) के फॉर्म में मिलता है और उसी एनर्जी को NH×μ के फॉर्म में देखा जाता है। जहाँ पर हम किसी भी एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं तो उसका टाइम पीरियड यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होके उसी जगह पे वापस आएगा तो उसका टाइम कितना होगा, यानी टाइम पीरियड 2π√m/k के फॉर्म में लिखा जाता है, जहाँ पर एरिया E/μ होता है, यानी कि NH=E/μ, यानी कि एरिया जो होता है NH के इक्वल टू भी होता है। जो हम रिजिड रोटेटर की बात करें तो उस रिजिड रोटेटर में कोई एक रोटेटिंग अक्ष के आसपास m1 और m2 मास को लगाते तो उसका रिड्यूस मास का फॉर्म यानी μ=m1m2/m1 + m2 होगा। और इसी फॉर्म से हम
रोटेशनल इनर्शिया यानी कि I इज इक्वल्स टू म्यू आर स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर को ले तो हम उस एनर्जी को यानी कि ई एन को एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर आई के फॉर्म में दिखा सकते हैं। बोहर करस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल्स यानी कि सोमरफील्ड के करस्पॉन्डिंग जो हम बोहर का प्रिंसिपल लेते हैं वो कुछ पोस्टुलेट्स में डिवाइड होता है, यानी कि सोमरफील्ड फेज इंटीग्रल्स जो फर्स्ट पोस्टुलेट और सेकंड पोस्टुलेट में डिवाइड है वो कुछ क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजल्ट से भी हम देख पाते हैं, वेरीफाई कर पाते हैं, यानी कि P5 इज NH/2 होता है और उसी में जो हम n इज इक्वल्स टू n+1 लगा दे तो n+1 h/2, एंगुलर मोमेंटम h/2 होता है। और इसी फॉर्म में जब हम h को टेंस टू 0 यानी प्लैंक फॉर्मूला को हम जब रेले जीन्स के फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्लासिकल मैकेनिक्स के इक्वल होता है, यानी कि जब हम पूरे एटम को लेते हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स भी अच्छे से वर्क कर पाती है। तो हम कहीं ना कहीं क्वांटम मैकेनिक्स के फॉर्म को क्लासिकल मैकेनिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते जब हम उसका साइज बढ़ा दें। जब हम क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिक कंडीशन की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी √2e/i इंटू 1/2 के फॉर्म में होती है, यानी कि म्यू एम एन h/8 पाई स्क्वायर i m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर के फॉर्म में होता है। इसी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को हम आइंस्टाइन डी ब्रोगली रिलेशन के रूप में क्वांटम मैकेनिक्स के फॉर्म में प्रूफ करते हैं, जिसमें डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऐसा कहती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल वेव और पार्टिकल दोनों के फॉर्म में होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमें कभी कभी वेव नेचर और कभी कभी पार्टिकल नेचर शो कर सकता है। तो इसे हमने क्वांटम मैकेनिक्स के फॉर्म में यानी कि उसके टर्म में प्रूफ किया है, जहाँ पर हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्ब्डा इज इक्वल्स टू h/p मिल जाता है, यानी कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को हम क्वांटम मैकेनिक्स के फॉर्म में प्रूफ कर सकते हैं, यानी कि हमारे जो क्वांटम मैकेनिक्स की सारी थियोरीज है वो रियल है और हम उसे एक नज़रिए से देखते हैं। जब हम इसी इलेक्ट्रॉन को वेव के फॉर्म में देखते हैं तो उसके डिफ्रैक्शन को माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के फॉर्म में देखा जाता है, जिससे हम इस एक्सपेरिमेंट से ये जान सकते हैं कि रियलिटी में हम उस लाइट को एज अ पार्टिकल और एज अ वेव कैरेक्टर दोनों के फॉर्म में ले सकते हैं, जहाँ पर लैम्ब्डा 0.287 e⁻½ होगा एमस्ट्रॉन्ग के फॉर्म में। और उसके साथ साथ हम कुछ एग्जाम्पल्स को भी इस चैप्टर में देखते हैं। थैंक यू।